चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में बेटा हमने मेटल नॉन मेटल में एक्वा रिजिया कर लिया था। इसके आगे से आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, देखो एक रिएक्शन और करनी है हम लोग को। सारे रिएक्शन देखो हमने ऑक्सीजन के साथ कर लिया, वाटर के साथ कर लिया, डाइल्यूट एसिड के साथ देख लिया, ठीक है। सारी कुछ देखने के बाद लास्ट हमें क्या देखना है कि कोई मेटल है, मान लीजिए एक मेटल ए है, ठीक है। आप इसको समझना, इससे पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक मेटल ए है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? मेटल बी के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक मेटल ए है, वो रिएक्ट कर रहा है मेटल बी के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। तो प्रोडक्ट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है? सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी। कौन सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है ये वाला आप लोग को? डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या था? पहले मेटल ए था, ठीक है। तो ए वाले ने क्या किया? बी को डिस्प्लेस कर दिया, खुद सॉल्ट के साथ लग गया और बी वाला बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया। यानी मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला। विद एग्जांपल दो देखते हैं हम लोग, आ जाओ। क्या हुआ? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का, कॉपर एक मेटल है और क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड साथ में है, तो ये क्या है? एक सॉल्ट है, ठीक है। यानी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें मैंने लेड की स्ट्रिप डाल दी। कॉपर क्लोराइड में जो एक सॉल्ट सोल्यूशन था मेटल का, मैंने उसमें ना लेड की स्ट्रिप डाल दी, उस सोल्यूशन में डाल दी। हुआ क्या? पहले जो रिएक्शन से पहले जो कलर था ना, रिएक्शन से पहले जो बच्चा लोग कलर था, वो कलर था इसका, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है बेटा ब्लू ग्रीन। कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन। यानी रिएक्शन से पहले जिस बीकर में आप करवाओगे वो बीकर आपको कैसा दिखेगा? ब्लू ग्रीनिश कलर का दिखेगा। अगर आप उसमें लेड डाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। लेड क्या करेगा? लेड एक्चुअली कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लेड क्या करेगा? लेड जाके कॉपर को धक्का मार देगा, लेड जाके कॉपर को धक्का मार देगा और खुद क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो लेड क्लोराइड हो गया और कॉपर बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद मुझे जो कलर देखने को मिला बच्चा, रिएक्शन के बाद मुझे कलरलेस देखने को मिला। यानी रिएक्शन के बाद जो सोल्यूशन दिखेगा वो मुझे बेटा कलरलेस दिखेगा। क्लियर है चीजें? आ जाओ नेक्स्ट देखो, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर एक मेटल है, नाइट्रेट लगा हुआ है तो मेटल का सॉल्ट है प्लस एक्वस है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट बेटा कलरलेस है। बच्चा लोग सिल्वर नाइट्रेट कैसा है? कलरलेस है। मैंने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दी, कॉपर की ऐसी पतली सी वायर डाल दी, स्ट्रिप डाल दी। रिएक्शन हुआ, क्या हुआ भाई? एक्चुअली है क्या? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर ने सिल्वर को धक्का मारा, खुद नाइट्रेट के साथ लग गया और सिल्वर बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे देखने को मिला, मुझे प्रोडक्ट में मिला कॉपर नाइट्रेट जिसका कलर क्या है बेटा? ब्लू। यानी रिएक्शन से पहले जो बीकर था वो कलरलेस था और रिएक्शन के बाद बीकर कैसा हो गया? मेरा ब्लू हो गया, ठीक है। तो यही था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब पूरा का पूरा मेटल हमने फाइनली कवर कर लिया, सारी रिएक्शंस देख ली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर का नाम है ना मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब नॉन मेटल को भी देखना बनता है। जैसे हमने मेटल के बारे में पढ़ा है वैसे ही बच्चा लोग हमें नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन कैसी है देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सबसे पहले किसी भी, सब शुरुआत यहीं से करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ही करते हैं। तो किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखो कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर एक नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। सेम वही, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था? मेटल का ऑक्साइड। वैसे ही नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, आ जाओ एग्जाम्पल देख लो। कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे बेटा? CO2। ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड बना। और आ जाओ, सल्फर एक नॉन मेटल है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा? SO2, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। तुम लोग को चीजें क्लियर हो रही है कैसे चल रहा है? यानी जब एक नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे नॉन मेटल का ऑक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला पॉइंट जो नोट करके लिखना है, ये वाला नोट करके लिखना है। अच्छी चीज तो ये है कि नॉन मेटल का रिएक्शन ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है।
जितना मेटल में हमने इतनी डीपली पढ़ा था ना सारी चीज़ों को, नॉन मेटल का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि वाटर में क्या है बेटा, वाटर में है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, एज वेल एज वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, बट हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल खुद भी एक नॉन मेटल है, तो एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल का क्या फीचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते, हाइड्रोजन को वो वाटर से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते, इसलिए रिएक्शन देखने को हमें मिलती नहीं। वही लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन को निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पूरा सम अप क्या रखना है कि नॉन मेटल सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं, बाकी नॉन मेटल वाटर के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में कह रहा है कि अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड किसी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है बेटा, एसिड देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा याद रखना है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। कैसे समझेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, पूरी क्लास को क्लियर है ये बात, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला, H2CO3, कौन सा एसिड बना बच्चा, कार्बोनिक एसिड बना, बहुत बढ़िया। वैसे ही देखो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, कौन सा एसिड बना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, कौन सा एसिड बना, H2SO4, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एसिड बना रहा है। और यही हमने एसिड बेस चैप्टर में भी पढ़ा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हमने यही चीजें पढ़ी हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ये लगता है कि भाई नॉन मेटल का जितना ऑक्साइड होगा वो सब एसिडिक होगा, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, SO2 एसिडिक है, SO3 भी एसिडिक है, और NO2 भी एसिडिक नेचर शो करेंगे आपको, क्योंकि एसिड बना रहे हैं ये सब। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड तो है लेकिन नेचर में न्यूट्रल है। वाटर ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ही है, लेकिन नेचर में कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। NO2 N2O ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बट नेचर में कैसा है, बिल्कुल ही न्यूट्रल है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो नेचर में एसिडिक होंगे, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल का नाम भी आपको याद रखना है, मोनोऑक्साइड है, CO है, H2O है और N2O है। इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई, सिंपल सा है, ठीक है। पहले इतना लिखते हैं, रिटर्न डाउन करते हैं, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। नॉन मेटल के बारे में भी देख लिया, क्या कैसे कैसे केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेटल नॉन मेटल में, हो गई रिएक्शंस ओवर, ठीक है। हमने मेटल के बारे में भी पढ़ लिया, हमने नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ लिया। फिलहाल जो भी पढ़ना था हमने रिएक्शन अलग अलग चीज़ों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, सब कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना, आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में, इसके अंदर देखो आयनिक कंपाउंड क्या है बेटा, कोई बताएगा आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? नहीं, मेटल चार्जेस, ठीक है, चार्जेस वाली बात बिल्कुल डाइजेस्टेबल है, बट तुम कह रहे हो मेटल एंड सॉल्ट का मिक्सचर, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आयनिक का मतलब आयन से बना है, आयनिक पार्ट किससे बना होगा, ऑफ कोर्स आयन से बना होगा। 9th क्लास में हमने 2 टाइप के आयन्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े हैं बच्चा लोग बताओ? पॉजिटिव आयन पढ़ा है और नेगेटिव पढ़ा है, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 आयन्स के बारे में बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे कटायन के बारे में,
और दूसरा हम बात करेंगे एनायन के बारे में, ठीक है। कटायन का मतलब वैसे जिसपे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे टी बड़ा इसलिए लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। कटायन कब बोलेंगे किसी को, जब किसी के ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ दिखेगा तो हम उसको कटायन बोल देंगे। अनायन का मतलब अगर किसी के ऊपर मुझे, किसी एलिमेंट के ऊपर मुझे माइनस का चार्ज लिखा हुआ दिखता है तो उसे हम अनायन बोलते हैं, ठीक है। यानी हम आयनिक कंपाउंड में कटायन और अनायन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और मुझे बताओ, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था मेटल नॉन मेटल, तो मैंने ये भी बताया था कि कौन कटायन बनाता है और कौन अनायन बनाता है, ये भी बताया था। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, कटायन बनाते हैं, ठीक है। यानी मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम यहाँ मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अनायन कौन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम नॉन मेटल, यानी हम आयनिक कंपाउंड। कह तो दिया कि आयनिक कंपाउंड पढ़ने वाले, लेकिन देखो हम फिर मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक तरीके से हम जो पढ़ने वाले हैं उसका मैं नाम करूँ, सिंप्लीफाई करूँ आयनिक कंपाउंड की जगह, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। नॉन मेटल का नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है या कैसे रिएक्ट करता है, ये तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो जब एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। चीजें समझ में आई। तो इससे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, हाउ डज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मतलब आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है उसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के बारे में लिखना है, ठीक है। आ जाओ शुरुआत करते हैं। देखो इसके अंदर आपको थोड़ा सा नाइन्थ का पूरा बेस आपको याद रखना होगा। नाइन्थ में मैंने आपको बताई थी, नाइन्थ की आप सारी चीज़ें भूल जाओ, आप बायो भूल जाओ, आप फिजिक्स भूल जाओ, आपको उतनी नहीं रिलेट करनी है। बट नाइन्थ की केमिस्ट्री और 10th की केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको नाइन्थ से याद होंगी, अपना बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। हमने नाम सुना है, नाइन्थ में हम फॉर्मूला लिखना सीखते थे क्रिस क्रॉस करके। अब मैं आपको आयनिक कंपाउंड उसी कैसे बना वो सिखा रही हूँ, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कैसे गेन हुआ, मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, ठीक है। दो एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड में भाई दो एलिमेंट है, एक तो सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। मैंने सोडियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। देखो 1 से लेकर 20 तक के प्लीज एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखो। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही आने वाला है। आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने बताया था, 9th में भी बोला था कि आपको एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, हम कब बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी अभी एक बात बताना, मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, भले आप आयनिक कंपाउंड समझ जाओगे, वो तो मैं पढ़ाऊंगी, सबको समझ में आ जाएगा, बट अपना ध्यान से सुनना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या सोडियम के ऊपर कोई चार्ज लिखा है, क्या क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज लिखा है, नहीं लिखा। अभी ये कैसे है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर 11 लिखने का क्या मतलब है कि इस टाइम पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, आ जाओ। यानी अगर मैम ने बोला कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या लिखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यानी सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी 11 है। कैसे लिखते हैं, KLM वाला, ये तो ऑलमोस्ट आपको याद होगा, K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है। 11 है तो कैसे भरूंगी, इसमें 2 जाएगा, इसमें 8 जाएगा और इसमें 1 जाएगा, ठीक है। 17 को कैसे लिखूंगी, फिर वही KLM करती हूँ, इसमें 2 जाएगा, इसमें 8 जाएगा, इसमें 7 जाएगा। इतनी सारी चीजें। क्लास में कितने लोग हैं जिनको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, प्लीज हाथ उठाएं फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लास को पता है, ठीक है। आ जाओ अब
मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को। मुझे किसको देखना है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को। ये हो गई मेरी आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। सोडियम के बारे में बात करते हैं। देखो सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है, इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के पास। तो सोडियम के पास क्या करेगा, सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, सोडियम टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर जाए तो क्या बचेगा, 2 और 8, यानी वो अब स्टेबल है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, देखो सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, ठीक है। अभी तो पहले मैं आपको ये सिखाऊं कि लिखते कैसे हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। तो एक को ऐसे लिखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा डॉट बना दो, कहीं भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर क्या करती हूँ, या आपको भी ऐसे ही करना है, आप कोशिश कीजिएगा या तो आप यहाँ बनाइए या तो आप यहाँ बनाइए, ठीक है। मैंने यहाँ बना दिया, आ जाओ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। अगर मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया ना, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा सकती हूँ। जैसे 7 है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने क्लोरीन को क्रॉस से दिखाया हो, या फिर क्लोरीन को, सॉरी सोडियम को क्रॉस से दिखाया हो, क्लोरीन को डॉट से दिखाया, ये आपके ऊपर है किसको क्रॉस से दिखाना, किसको डॉट से दिखाना, ठीक है। अब आ जाओ, मैं फिर से यहाँ लिखती हूँ चीज़ों को समझाने के लिए। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आ जाओ। अब सोडियम क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो बच्चा लोग सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, लूज कर जाएगा। सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। जब कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल देते हो, तो हम कैसे बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो सोडियम ने कितना निकाला, एक निकाला, तो मैंने एक पॉजिटिव साइड निकला, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लोरीन को कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्लोरीन को चाहिए एक की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा उसी को क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब सवाल क्या पूछेगा, सवाल क्या आता है इस पे, सवाल आता है, मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब आता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताओ। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछने वाला है, ठीक है, कि शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारे नामों से बोला जाता है। कैसे बनाना है अब उसको देखो, बिल्कुल इजी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। कैसे बनाना है देखो, यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम, ठीक है, यहाँ इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ लिख दिया मैंने क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेगा, अब भाई सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन के पास, ठीक है। सोडियम किस में बन जाएगा, सोडियम बच्चा अब बन जाएगा Na प्लस में, इसके पास आ गया तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Cl माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, मैं और ऐसे भी लिख दो, NaCl डायरेक्ट लिख दो। चीज़ें क्लियर हो रही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है इसका, ये करके दिखाना है। यानी वो मैंने आपको सिर्फ, आप जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किसी दोनों जो भी एलिमेंट आपसे पूछा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका ये वाला पार्ट आपको बना के दिखाना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको समझाया है, अगर ये क्लियर है तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में रखिए बस उसको। एक और एग्जाम्पल से समझे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप लोग को आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, आ जाओ। नेक्स्ट MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चे एग्जाम में पूछोगे मैम एग्जाम में कैसा पूछा रहेगा, बेटा एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा रहेगा, एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा,
ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर वही बात, आता एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं फटाफट, 2 8 2 2 8 7। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। आ जाओ बना लेते हैं। देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर बना दूं, एक इधर बना दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? क्या मैग्नीशियम स्टेबल है? नहीं है, इसको तो कमी है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन बना लेती हूँ, आ जाओ, क्लोरीन का दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, आ जाओ इधर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ तो अब भाई क्लोरीन, अब ये थोड़ी ना क्लोरीन के पास, अब क्लोरीन को कितना चाहिए था? सिर्फ 7 था और 1 ही चाहिए था। भाई अगर आपका पेट भरा हो कि आपने 7 रोटी खा ली और आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 8 रोटी खाने की, तो आप 1 ही और खाओगे ना, ऐसा तो नहीं कि 2-3 और खा लोगे। तो भाई इस क्लोरीन की कैपेसिटी ही इतनी है कि बस ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन मैग्नीशियम को तो 1 और लूज करना है, 2 लूज करना है उसको यहाँ पे। तो ये क्लोरीन क्या बोलेगा? अपने जैसा ही एक और क्लोरीन को ले आएगा, अपने जैसा ही एक और क्लोरीन को ले आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो एक और क्लोरीन आ गया, सेम वही, इसका भी दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने ये वाला भी इसको डोनेट कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ डोनेट हो गया। ठीक है, अब कैसे चीजें बन जाएंगी? आ जाओ बना के दिखाते हैं। ये क्लोरीन किस में बदल जाएगा? ये क्लोरीन बदल जाएगा Cl माइनस में, ये मैग्नीशियम बन जाएगा Mg+2 में। ठीक है, और ये क्लोरीन भी किस में बदल जाएगा? Cl माइनस में। ठीक है, Cl माइनस में। ठीक है, देखो सारे चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, +2 -1 और -1, तो -2 हो गया, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो सारे मैं डायरेक्ट सबको कैंसिल करके और करके लिख सकती हूँ MgCl2। ठीक है, ये इतना जो पार्ट मैंने बनाया है ये प्योर आपको अपनी कॉपी में बना के ऐसे ही आना है। ठीक है, एरोज कर सकते हो, ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, बट ये क्लियरिटी तो मेन है, मतलब आपको जो, अगर ये 2 नंबर का सवाल होगा तो आपको इसको तो बहुत क्लियर से बनाना है जो ये बना रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियर से दिखा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी इतना स्टेप भी आपको सेम रखना है। चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं कैसे चलते हैं। ठीक है, इतना लिखो, 1-2 सवाल इस पर करोगे तो चीज़ें, और बस आपको अपना एटॉमिक नंबर याद रखना है, कैसे चीज़ें होंगी, सिस्टमेटिक बनाना है। अब देखो कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे मैम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ दिखा दिया, एक क्लोरीन यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दे देगा और एक यहाँ दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा ये तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं, बस क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि जब टीचर चेक करे तो उसे समझ में आए कि हाँ एक प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है कंपाउंड का। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। देख लो, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, बन गया ना आयनिक कंपाउंड, दोनों पे चार्जेस आ गए ना, यही है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, इतना लिखो फिर मैं आगे कराती हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो आयनिक कंपाउंड बनाना सीख गए, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पूरा आयनिक कंपाउंड ही अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल, एक चीज गारंटीड है, एक ना एक कंपाउंड आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है जिसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, पहले कुछ फीचर्स देखो, किन किन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। पहले फिजिकल नेचर के बारे में बात करूंगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉलिबिलिटी पे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है फिजिकल नेचर के अंदर, कि जो ये आयनिक कंपाउंड है ना, ये कैसे है? देखो, जनरली ब्रिटल सॉलिड्स एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिकली। ये क्या है ना, अगर आप इनको थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे, बहुत ब्रिटल है ये। ठीक है, तो ये इनका फिजिकल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेकिन बहुत हाई है। क्यों हाई है सोचो, एक्चुअली है क्या, एक प्लस है और एक माइनस है, यही हो रहा है ना। कितने भी कंपाउंड, आयनिक का मतलब ही है कि एक कटायन है और दूसरा एनायन है, यानी अपोजिट चार्जेस के बीच में
ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मेरी बात को समझना। मान लीजिए कि ये Na है और ये Cl है। Na प्लस साइन का है, Cl माइनस साइन का है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को इतने टाइटली होल्ड करके रखे हुए हैं कि इनको मेल्ट करना या बॉईल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अपोजिट चार्ज हैं ये दोनों। ठीक है, सब गिव रीजन में पूछेगा। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गिव रीजन बिकॉज इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। इनके बीच जो बॉन्ड बनाया ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखे, तो इतना आसान नहीं है कि इन्हें मेल्ट और बॉयल कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में बात क्या कह रहा है, देखो जनरली यहाँ पे एक वर्ड ऐड करते हैं, आ जाओ। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, जो ये आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर में कैसे है, ये सॉल्युबल है। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड मोर, जो भी केरोसिन है, पेट्रोल है, इनमें ये इनसॉल्युबल है आयनिक कंपाउंड। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, मैंने जनरली इसलिए लगाया कि कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, बैरियम सल्फेट क्या बनाता था, ये व्हाइट कलर का आयनिक कंपाउंड है। ऑफ कोर्स देखो, बैरियम कटायन है, सल्फेट अनायन है, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है, यानी ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये तो सॉल्युबल नहीं है पानी में। फिर हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी तो वाइट मिल्कीनेस बना रहा था, ये भी सॉल्युबल नहीं है पानी में। तीसरा हमने पढ़ा है लेड आयोडाइड, ये भी सॉल्युबल नहीं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा था। तो मोस्ट ऑफ जनरली ये सॉल्युबल है, लाइक NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, बट कुछ कुछ केसेस में ये सॉल्युबल नहीं है, इसलिए मैंने जनरली लगा दिया। तो याद रखना है, पानी में सॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। आप केरोसिन, पेट्रोल और मोर को आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोल सकते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब है केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, ये सारी चीज़ों में ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन पानी में ये सॉल्युबल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस फॉर्म। पहले तो इन दोनों का मतलब बताती हूँ। मान लो मेरे पास NaCl है, ठीक है, ये भी सॉलिड है, मैंने इसको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, ये NaCl कैसा हो गया, लिक्विड में आ गया। और इसी को क्या बोलेंगे, मोल्टेन फॉर्म बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, मोल्टेन फॉर्म बोलेंगे। एक्वस का मतलब NaCl है सॉलिड में, तुमने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बन गया, NaCl एक्वस बन गया। चीज़ें समझ में आई तुम लोग को। मोल्टन और एक्वस का क्या मतलब है, मोल्टन का मतलब आपने इसको पिघला दिया, एक्वस का मतलब पानी के साथ मिक्स कर दिया। तो जनरली जो ये और आयनिक कंपाउंड है, ये मोल्टेन और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, सोचना। कभी आप घर से नमक उठा लो और उसको तार से जोड़ के देखो, आपको कोई कंडक्टिविटी देखने, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि वो अभी वो सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर आप उसको पानी में घोल दो तो वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। होता क्या है, सॉलिड स्टेट में ना जो आयंस होते हैं वो बहुत मूव नहीं कर पाते, वो बिल्कुल फिक्स है। अगर आपने जैसे ही उसको मोल्टेन कर दिया, एक्वस कर दिया, तो आयंस फ्री हो गए। आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए। यानी इन दोनों केसेस में, इस वाले के ये पूरे, इन पूरे केसेस में आयंस क्या हो गए, आयंस फ्री टू मूव, आयंस फ्री टू मूव। और हमें पता है जब आयंस मूव करने लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इन चारों पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही है, जिससे बार बार सवाल आता है कि एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। बिकॉज उस फॉर्म में आयंस फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए, बट सॉलिड में क्या है, आयंस फ्री नहीं है। ठीक है, वो रुके हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आपको गिव रीजन के लिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है।
फिजिकल नेचर ब्रिटल है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी है वाटर में, इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और मोल्टेन और एक्वस में कंडक्ट कर रहा है, सॉलिड में कंडक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक। इतना लिखें फिर आगे चलेंगे। चलो आ जाओ तो नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बाद देखो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर के अंदर। क्या पढ़ना है हमने, पूरा पार्ट अलग कर लो। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और ये आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट बिल्कुल अलग टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। नेक्स्ट पढ़ना है मेटलर्जी। ठीक है, क्या है भाई, क्या है, देखो ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, मैं लिख रही हूँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science that deals with extraction of metals। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जितने भी, नहीं पहले सुनना है इस बात को, ठीक है, जितने भी मेटल हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इतने सारे मेटल का नाम देखते हैं, इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, कैसे इन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कोई भी मेटल का नाम ले लो, लाइक कॉपर, हर घरों में यूज़ हो रहा है कॉपर की वायर, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, ऐसा तो नहीं कि ये अर्थ की क्रस्ट से निकला और तुरंत आप यूज़ करने लगे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पूरी जो ब्रांच है ना, कि कहाँ से निकाला उस मेटल को, कैसे निकाल कर उसकी साफ सफाई की गई, कैसे उसको अपने प्योर फॉर्म में निकाला गया, ठीक है, कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं आज, इस पूरी ब्रांच को बोलते हैं मेटलर्जी। यानी इसके अंदर आपको पढ़ना है कि वो जो मेटल आपने निकाला उस पर कैसे कैसे हम उसको अपने यूज़ करने लायक बनाते हैं, ठीक है, कैसे उसकी रिफाइनिंग करते हैं, और प्रिसाइजली बोलूँ कैसे उसको क्लीन कर रहे हैं, कैसे उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो मेटलर्जी वो ब्रांच है जो मेटल के एक्सट्रैक्शन से डील करती है। उसके साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप मेटल निकाल रहे हैं, बहुत सारे पैसे, सरकार ने सारे पैसे लगा दिए उस मेटल को निकालने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीप होना चाहिए, बहुत ईजिली आप किसी मेटल को निकाल लीजिए। साथ ही साथ कन्वीनियंट भी होना चाहिए, कन्वीनियंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मेटल निकालने में लगे हैं, निकले, बहुत डिफिकल्टी हो रही है उस मेटल को निकालने में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन ऐसा हो जिसमें सरकार को ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े, काफ़ी चीप तरीके से हो जाए, बहुत ईजी तरीके से हो जाए, इसे हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। अब पहले तो बात करते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं मेटल, उसके कुछ मेजर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, कुछ माइनर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखो मेजर सोर्सेज के बारे में बात करूँ, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट में से मिलते हैं, कहते हैं ना, खदान में चले गए, अर्थ की खदान में जो वर्कर लगे होते हैं वहाँ से वो मेटल निकाल के लाते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट क्या है भाई, एक मेजर सोर्स है, एक मेजर सोर्स है। कुछ आपको सी वाटर में भी देखने को मिलते हैं, कुछ मेटल्स आपको सॉल्युबल फॉर्म में देखने को मिलते हैं सी वाटर में, ठीक है, मतलब पानी में से घुले हुए हैं, सॉल्ट के फॉर्म में वो घुले हुए हैं कुछ मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपको पानी में घुले हुए मिलेंगे सी वाटर में। तो सी वाटर आपका कैसा सोर्स है, एक माइनर सोर्स है, यहाँ से भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक माइनर सोर्स है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही। तो अगर मैं मेजर सोर्स के बारे में बात करूं तो आपका अर्थ की क्रस्ट हो गया, माइनर सोर्स के बात करूं तो हम सी वाटर से भी सॉल्युबल, लिखा है ना, मेटल्स लाइक इतना 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 विच फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट, यानी पानी में ऐसा नहीं, सॉल्युबल है वो, सॉल्ट के फॉर्म में, वहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो दिमाग में आती है कि भाई मैम जो मेटल हम ले रहे हैं, पानी का तो आपने समझा दिया, लेकिन जैसे अर्थ की क्रस्ट की बात करूं तो मेटल क्या बिल्कुल हम अर्थ की क्रस्ट में गए और ऐसे सोडियम निकाल के ले आएंगे, ऐसे पोटेशियम निकाल के ले आएंगे, नहीं, वो किस फॉर्म में है ये देखो, मेटल किस फॉर्म में मिल रहा है, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। हम नॉर्मल मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, मेटल बच्चा दो तरीके से मिलता है, ठीक है, दो तरीके से मिलता है। पहले मेटल बेटा फ्री हो सकता है, इसको प्योर भी बोल सकते हैं और इसको नेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी मेटल फ्री स्टेट में मिल सकता है, प्योर स्टेट में मिल सकता है और नेटिव स्टेट में मिल सकता है। इसका मतलब वो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ। जैसे बात करूं गोल्ड और प्लेटिनियम, जैसे बात करूं गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये दो ऐसे मेटल हैं कि ये कभी, ये आप जाओगे निकालोगे आपकी क्रस्ट में तो प्योर आपको ये मेटल मिल जाएंगे, ठीक है, किसी के साथ कोई कंबाइन देखने को नहीं मिलेगा। इसे हम बोलते हैं बेटा एलिमेंटल फॉर्म,
ये जो फ्री स्टेट नेटिव स्टेट है इसे हम क्या बोलते हैं कि मेटल किस फॉर्म में मिल रहा है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में मिल रहा है, यानी वो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, समझ गए। दूसरा दूसरा बेटा मेटल कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं, मेटल बच्चा कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं। किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं बच्चा लोग, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है, वो सल्फेट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्म में। जैसे आप अर्थ की क्रस्ट में गए और आप ऐसा थोड़ी ना आपको एल्यूमिनियम ऐसा चमकता हुआ मिल जाएगा, नहीं भाई, हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट के फॉर्म में, या सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो, कार्बोनेट के फॉर्म में हो, सल्फेट के फॉर्म में हो। लेकिन गोल्ड और सिल्वर कैसे है, बिल्कुल प्योर अपने फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब आप जाओगे वो किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, बिल्कुल एलिमेंट फॉर्म में जैसा है बिल्कुल वैसा आपको वो मिल जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है। नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म में आपको इन तीनों तरीके से वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर है। अब बता रही हूँ सब आगे इस रिएक्टिविटी सीरीज से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज लगी है यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसको कैसे पढ़ना है, देखो स्टार्टिंग के जो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा समरी मिल जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी में। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये ऑलवेज बेटा, ये ऑलवेज कैसे मिलेंगे, ये ऑलवेज आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, ऑलवेज बी इन कंपाउंड फॉर्म, यानी या तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये अपने कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये अपने सल्फेट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और ऐड कर लो, इसमें एक और ऐड कर लो, नहीं यहाँ से ऐड करो, रुको, जिंक, ये ग्रीन ले लो, जिंक और आयरन और ये लेड, ठीक है, ये आपके मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, ठीक है, ये आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। ये भी कैसा मिलेगा बेटा बच्चा लोग, ये भी हमेशा अपने कंपाउंड फॉर्म में भी ऐसा ही मिलेंगे, कंपाउंड के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कॉपर, और एक यहाँ पे ऐड कर लो आप, कॉपर ऐड कर लो, और एक यहाँ पे आप मरकरी ऐड कर लो, ठीक है, और सिल्वर है ही, ठीक है। ये तीन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये तीन आपके बेटा लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है बच्चा लोग। ये आपको दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो ये आपको फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में भी मिलेंगे, या मैं कह सकती हूँ एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलेंगे, या और ये अपने कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाओ, गोल्ड एंड, एक यहाँ पे नहीं है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम यहाँ पे ऐड करना। ये दोनों गोल्ड एंड प्लेटिनियम ये कैसे हैं, ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अभी मैंने बताया ये हमेशा कैसे मिलेंगे, ये हमेशा बेटा एलिमेंटल फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में मिलेंगे, ये हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में ही देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज से ये तो आइडिया लग गया कि हाँ भाई कुछ मेटल कैसे कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। अब इन सबको आपको टॉप रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे मिलेंगे। तो पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग पे, ठीक है।